गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ। द फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ स्लेव डायनेस्टी, दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड फैमिली, इल्तुतमिश एंड फैमिली, बलबन एंड फैमिली। द सेकेंड फेज इज़ अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज़ खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। एंड द थर्ड फेज इज़ तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि द फर्स्ट फेज दैट इज़ ऐबक फैमिली, इल्तुतमिश फैमिली एंड बलबन फैमिली। तो इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड किया, तो फर्स्ट फेज के बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। सेकेंड फेज अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए, तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पढ़ा। लेकिन आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो तुगलक डायनेस्टी का रहा है, दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी को कंक्लूड करने के बाद हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इसके बाद का जो सैयद और लोदी डायनेस्टी है उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हुए नहीं, ना टेरिटरी गेन हुआ, ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा किया गया, राइट। तो इस कारण से हम लोग इस पूरे पीरियड में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग देखेंगे, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, राइट, दैट इज़ द पॉइंट इज़ कि ये सिंथेसिस है। किसका सिंथेसिस है कि ऐसा नहीं है कि इस्लामिक रूल आने से पहले इंडिया में आर्किटेक्चर नहीं थे, यहाँ भी मंदिरें बन रही थी, टेम्पल्स बन रहे थे, अलग अलग बिल्डिंग्स बन रहे थे। तो यहाँ पे भी जो आपने पढ़ा था मेडाइवल में, नागर, बेसर और द्रविड़, नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। नॉर्थ इंडिया में नागर, दक्कन इंडिया में बेसर और साउथ इंडिया में द्रविड़। जब मैं साउथ की बात कर रहा हूँ तो तमिलनाडु और केरला की मैं बात कर रहा हूँ, और दक्कन इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एरिया। तो नागर, बेसर और द्रविड़ तीन स्टाइल आया था, तीन स्टाइल का इमर्जेंस हुआ था मेडाइवल पीरियड में। तो अब इस्लामिक फॉर्म जब आता है तो ये मिडिल एशियाई पर्सन है, ये सारे लोग मिडिल एशियाई हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो जो सीखा था, राइट, और यहाँ पे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनके पास जो इंफॉर्मेशन था, दोनों का सिंथेसिस हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, दैट इज़ इंडो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली ये चूँकि कहाँ बनाएंगे, तो जहाँ रेसिडेंस है इनका, और काफ़ी लंबा समय हो गया तो इसमें से बहुत कुछ बचा भी नहीं रह गया, बहुत टूट गया या तोड़ दिया गया अलग अलग कारणों से। तो ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में सिंथेसिस हुआ किसका, इंडो और इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्ट का, और फ्यूजन हो गया, और इंडिजिनस इंडियन आर्किटेक्चर विद द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, राइट। क्योंकि वो जो लेके आए वो बनाएंगे और हमारे पास जो था दोनों को कोलैब करेंगे, राइट, और उसी कोलैब को हम लोग कहते हैं इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। जो आप देख रहे हो अलाई दरवाज़ा का इंटरनल सीन है, ये अलाई दरवाज़ा है जो कि मेहरौली कैंपस में, जो मेहरौली का एरिया है, दैट इज़ जहाँ पे कुतुब मीनार बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको कई सारे आर्किटेक्चरल साइट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक जगह पर आपको कुतुब मीनार मिल जाएगा, एक जगह पे गुप्ता पीरियड का जो पिलर था जो फिरोज शाह तुगलक लेके वहाँ आके लगा दिया, आयरन पिलर वो है। इसी के कॉर्नर में इल्तुतमिश का टॉम मिल जाएगा, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसी के गेट पे यहाँ पे अलाई दरवाज़ा मिल जाएगा। इसी के इस साइड के हिस्से में आपको मिल जाएगा एक मॉस्क, जो मॉस्क बाद में टूट गया, है ना, दैट इज़ द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय इस्लामिक रूल बाय इन दिल्ली सल्तनत रूल में, राइट। तो दैट इज़ द इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो मेडाइवल पीरियड में हमारे पास था नागर स्टाइल एंड राजपूती स्टाइल। नॉर्थ इंडिया में ये चूँकि दक्कन और साउथ ये गए नहीं और वहाँ पे कुछ इन्होंने बनाया नहीं, तो जो नागर स्टाइल था, और नागर स्टाइल का ही एक सब स्टाइल था दैट इज राजपूत स्टाइल, और फिर ये अपना लेके आए, इंडो इस्लामिक हो गया ये मामला। तो क्या क्या लेके आए, अरबिक स्टाइल लेके आए, तुर्किश स्टाइल लेके आए हैं और ईरानियन स्टाइल लेके आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि द पॉइंट इज़ कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर इंडिया में, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब बिल्डिंग अगर टेम्पल है तो टेम्पल के ऊपर हम लोगों ने एक लंबा सारा वो बना दिया, शिखर बना दिया, राइट। और ये टेम्पल का जो फाउंडेशन है इसको काफ़ी हाइट पे रखा कि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, तो ये हमारा स्टाइल हो गया। ये लोग क्या लेके आए कि इसी टेम्पल में, राइट, तो ये इंटरनली इसको राउंड कर देंगे, दैट इज इंटरनल, और एक एक्सटर्नल राउंड होगा, ये इनका स्टाइल है। इसके अलावा ये जो है ये गेट पे कई तरह के डिजाइन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ या अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि किसी भी लिविंग थिंग का आप फोटो पिक्चर या ये नहीं बना सकते हो। इंडिया में जो भी टेम्पल बनेगा उसमें, जैसे कि आप मान लो टेम्पल बना,
तो उसमें मल्टीपल गॉड का फोटो बनाया जाएगा, उसमें मल्टीपल गॉड को दिखाया जाएगा। इस्लामिक स्टाइल में ये पॉसिबल नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हो, तो कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, है ना, तो डिज़ाइनों का बन, या कुरान की आयतें आप उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन है। आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फिगर हमें दिखता है दैट इज़ द मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर के सारे आर्किटेक्चर अभी भी अवेलेबल हैं, तो वो हमें लगता है को ज़्यादा किया गया था, लेकिन इस पीरियड में जो बना है उसको भी देखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में अरबिक स्टाइल मिक्स होगा, तुर्किश स्टाइल मिक्स होगा और ईरानियन स्टाइल मिक्स होगा, राइट। मर्ज विद द इंडियन स्टाइल फ्रॉम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, दैट इज द पॉइंट। मैं यही कह रहा था कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। अब आते हैं वापस से द फर्स्ट मॉस्क। द फर्स्ट मॉस्क इज बिल्ड इन कैंपस ऑफ कुतुब मीनार कैंपस, है ना, दैट इज सिचुएटेड इन मेहरौली। तो दैट इज मॉस्क, है ना। ये टूट गया है, ये जैसा भी होगा अभी बिल्कुल इस फॉर्मेशन में ये अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में सबसे पहले मॉस्क क्या यही बना था? नहीं। जब इस्लाम का रेवोल्यूशन हुआ और स्प्रेड किया वर्ल्ड वाइड में, तो इस्लाम से सबसे पहले जो हमारा एरिया कनेक्ट होता है वो है केरल का कोस्ट का एरिया, राइट। और कोस्ट के एरिया में ये लोग अरेबिक लोग ट्रेडर्स थे, पहले भी ट्रेड करते थे, इस्लाम आने से पहले भी और बाद में भी करते रहे। तो ट्रेडर्स ने वहाँ पर परमिशन लेके एक मॉस्क बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर का होगा जो कि मिला नहीं बाद में। या फिर गुजरात के एरिया में ये लोग कोस्टल एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ भी बनाया, वो भी कोई खास मिला नहीं। तो ये क्या है? कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, दैट इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय दिल्ली सल्तनत पीरियड। दैट इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है कहाँ? तो ये भी है कहाँ पे? मैंने अभी बताया था आपको, कुतुब मीनार कैंपस में है। कुतुब मीनार का जो पूरा एरिया है दिल्ली में, तो वहाँ जाओगे तो ये मॉस्क आपको इस फॉर्मेशन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये कब बनाया गया, किसने बनाया था। तो इसमें कह रहा है कि नोट द फर्स्ट मॉस्क इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला मॉस्क कहाँ बना? केरला में, राइट। मॉस्क एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस द 8th सेंचुरी। ट्रेड कर रहे थे 8th सेंचुरी से, तो यहाँ मॉस्क वो अपना बना रहे थे। बिल्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ये वाला बना है दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत पीरियड का सबसे पहला ये है मॉस्क बना हुआ है। 1197 में इसे बनाया गया था। कंस्ट्रक्टेड क्रेडिट ओवर कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले यहाँ पे आया ही कौन? गौरी का कौन आर्मी कमांडर था? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है कि जितने भी इनिशियल डेज में मॉस्क बनेंगे, है ना, उसका बस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि किसी टेम्पल को लेना है और उस टेम्पल से मूर्ति उर्ति हटा देना है, जो थोड़ा थोड़ा उसमें स्ट्रक्चर चेंज करना है, स्ट्रक्चरल चेंज उसको कर दोगे, वो मॉस्क हो गया, राइट। तो ये जो है इसमें कहा गया कि ये वैष्णव टेम्पल का इसमें लोअर स्ट्रक्चर मिला है। कि लोअर स्ट्रक्चर, चूँकि अपर स्ट्रक्चर में कुछ लिविंग थिंग तो आप रहने नहीं दे सकते हो, इस्लाम में ही मना है। तो लोअर स्ट्रक्चर में वैष्णव टेम्पल का स्ट्रक्चर मिला है कि एक्चुअली में ये पहले कभी वैष्णव टेम्पल हुआ करता होगा, विष्णु का टेम्पल हुआ करता होगा, बाद में इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, राइट। तो दैट इज द कुतुबुल इस्लाम मॉस्क। द नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, फिर से एक बार है। इसमें ये थ्योरी है कि इस मॉस्क को बनाने में मात्र 2.5 दिन लगे थे। अब ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी मॉस्क को, किसी बिल्डिंग को, आप बिल्डिंग ये देख रहे हो इस फॉर्मेशन में, ये बिल्डिंग है, तो किसी को आप 2.5 दिन में बना दोगे। फिर से वही बात है, कैसे बनेगा 2.5 दिन में? तो इसको क्या करना है कि किसी टेम्पल को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर देना है और वो मॉस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बनाया गया था, नहीं। जो बनाया जाएगा वो मैं बताऊंगा। कारण कि क्लास में पढ़ना और पॉलिटिकल लेक्चर सुनना दोनों दो चीज़ें होती हैं, हमें फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। तो ये फैक्ट है, राइट। तो इसमें ये कर दिया गया कि अब ये देखो यहाँ पे कि कुछ, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ गॉड गॉडेस का फोटो बना हुआ है ना, कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। तो जो तोड़ा जा सकता था वो तोड़ दिया गया, रेस्ट को वैसे ही छोड़ दिया गया कि चलो ठीक है, राइट। तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 डे में बनाया गया। अजमेर में किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक के हिस्से में कुल इतनी 2-3 कहानियां ही आएगी। एक जो है आपने वो देखा कि उसने वो मॉस्क बनाया था, कुतुबुल इस्लाम, राइट।
और एक 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार, राइट। तो ये 3 चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेक्शन में आएगी। तो ये जो 2.5 डे वाला हट है, झोपड़ा है अजमेर में, तो इसमें थ्योरी मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसमें 2.5 दिन में, और कब बना, 12 AD में बनाया गया। और 12 AD में रूल कौन कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जाता है क्रेडिट किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है उसका, ये कैसा, अभी आप जाओगे देखने के लिए तो ये कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास द वर्ल्ड फेमस आता है, दैट इज कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार को आप जब देखोगे तो इसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब इसमें क्या है कि ये इनिशियल फर्स्ट जो फ्लोर है, ये सिर्फ ये वाला फ्लोर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड करवाया था। रेस्ट को जो है इल्तुतमिश ने बनाया था, 2nd, 3rd एंड 4th को, राइट। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पे लाइटनिंग हुई, यहाँ पे बारिश के टाइम में ठंडर गिरा और ये वाला फ्लोर टूट गया, 4th वाला फ्लोर, राइट। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस 4th वाले फ्लोर को फिर से बिल्ड किया और इसके ऊपर एक नया फ्लोर ऐड कर दिया, दैट इज 5th फ्लोर। तो इसमें 3 किंग के नाम आपको देखने को, 3 सुल्तान के नाम आएंगे देखने को। तो इसने स्टार्ट किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे एक्सटेंडेड और कंप्लीट किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। और इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये 3 किंग के नाम, 3 सुल्तान के नाम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तीनों के मिलने, तीनों का कंबाइंड आप जोड़ दोगे तो आज का जो कुतुब मीनार है वो हमें दिखता है, दैट इज द कुतुब मीनार। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुतुब मीनार को लेके अलग अलग थ्योरीज हैं, इसमें कहीं कुछ मेंशनिंग नहीं है कि ये क्यों बनाया गया था, राइट। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्यों बनाया या इल्तुतमिश ने इसमें और क्यों ऐड करवाया, ये कहीं पे कुछ क्लियर नहीं मेंशन किया हुआ है। तो अलग अलग थ्योरी है, जैसे कि अमीर खुसरो जो बहुत सारे मल्टीपल सुल्तान को देखा था, तो उसने कहा कि ये अजान देने के लिए बनाया था। अजान एक तरह का प्रेयर होता है जो इस्लामिक लोग दिन भर के अलग अलग टाइम में देते हैं, राइट। तो अजान देने के लिए बनाया गया है। बाद में कुछ हिस्टोरियन का कहना था कि ये जो है, ये बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, सूफी मॉन्क थे, उनके मेमोरी में बनाया गया है। लेकिन बाद में हिस्ट्री में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कि इसके बनने के बाद, यानी कि ऐबक के बनाने के बाद बख्तियार काकी की डेथ हुई है, तो वहाँ पे ये थ्योरी निकल गया। दूसरा, एक तीसरा थ्योरी ये आया है कि इसे बनाया गया था एक विक्ट्री टावर के रूप में, है ना, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एरिया कंक्योर किया था, तो उस एरिया में इंडिया में अपना एक विक्ट्री टावर बनाना था, तो उसके लिए इसने बनाया है। अब इसमें से कोई भी थ्योरी फुल प्रूफ नहीं है, एक्चुअल में ये किस लिए बनाया गया था इसका कोई इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में कहीं अवेलेबल नहीं है। आप बस कैलकुलेट कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हो कि इट मे बी नो। तो अमीर खुसरो चूंकि वहाँ पे है, तो अमीर खुसरो कह रहा है कि ये अजान देने के लिए बनाया गया था, तो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में वो है, तो उसकी बातें थोड़ी ज़्यादा वैलिड हो सकती है। अब है कि ये जो है, ये टावर जो है, इसका नाम कुतुब मीनार है, राइट। ये किसी बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये खुद ही इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है ना। सुनने में ऐसा लगता है, अब तो इस पर चर्चा करना भी बचपना लगता है कि बहुत सारे लोग जान रहे हो। और मेड इन सैंड स्टोन। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक, या फिर बाद में भी आप देखोगे कि मुगल पीरियड में भी जितने भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, चाहे फतेहपुर सीकरी में बना हो, चाहे लाल किला बना हो, तो रेड सैंड स्टोन से बना है। कारण क्या है कि आप दिल्ली में आप देखोगे, अगर इंडिया का मैप, तो यहाँ एक माउंटेन रेंज है, दैट इज अरावली, और इसी के सबसे इस तरफ है दिल्ली। अरावली जो है ये राजस्थान, गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाता है। जो अरावली का हिल है, दैट इज रायसीना हिल्स, जहाँ पे अभी राष्ट्रपति भवन है, तो ये अरावली का ही एक एरिया है। इसलिए देखोगे कि हाफ दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम रहता है और हाफ दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो जो अरावली हिल्स का एरिया है, मेहरौली वगैरह अरावली हिल्स का एरिया है, तो वहीं वाटर लेवल बहुत नीचे रहता है। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये जो रेड सैंडस्टोन है, ये इसी कारण से यहाँ पे, चूँकि बहुत ईजिली यहाँ अवेलेबल था, या यहाँ से आप ले जा सकते हो, या इसी के पास में मान लो यहाँ पे आगरा है, तो अगर आगरा में या फतेहपुर सीकरी यहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में अगर आपको अकबर को अपना फोर्ट बनाना है, तो ये यहाँ से रेड सैंडस्टोन ले लेगा। या आगरा का किला बनाना, आगरा फोर्ट बनाना है, तो यहाँ से ले लेगा। या शाहजहाँ को रेड फोर्ट बनाना है, तो वो यहाँ से ले लेगा, राइट।
यहीं पे आप राजस्थान में देखोगे मार्बल, वाइट मार्बल्स मिलते हैं, दैट इज मकराना। राजस्थान का एक एरिया है मकराना, डेगाना, है ना। तो इस सारे एरिया में वाइट मार्बल्स मिलते हैं। तो इसी वाइट मार्बल्स को लेके शाहजहां ने ताजमहल बना दिया था। तो लोकल अवेलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो उसी से आप बना सकते हो। तो ये जो है अरावली के में जो रेड सैंडस्टोन पाए जाते हैं उससे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ऐबक ने स्टार्ट किया, सारी बातें मैंने बता दी, 1 फ्लोर कंप्लीट किया। इल्तुतमिश एक्सटेंडेड एंड 4th फ्लोर तक कर दिया। फिरोज शाह तुगलक इसको जो है लाइटनिंग से डैमेज हो गया था तो 4th फ्लोर को रिपेयर किया, 5th फ्लोर ऐड कर दिया। अमीर खुसरो ने कहा कि यह जान देने के लिए बनाया गया था, पूरा का पूरा इतना ही कहानी है, इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। अब इसमें 2-3 और नई जो बातें ये है कि पहले इसमें ऊपर जाना अलाउ था, राइट। अंदर में सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत छोटी सी सीढ़ी होगी, राइट। तो आप इसमें अंदर जाके ऊपर जा सकते थे। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये हाईली रिस्की है, कुछ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऊपर जाना बैन कर दिया गया, रोक दिया गया है ना। ये देखो ये वाला, ये जो पिलर देख रहे हो ये गुप्ता पीरियड का पिलर है ना। इसी पिलर को फिरोज शाह तुगलक कहीं और से लाके यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। जो मैंने आपको बताया था कि आयरन का एक पिलर है गुप्ता में, और ये बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है, कभी इसमें जंग नहीं लग रहा है अभी तक। 1500 साल तो 1500 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। दैट इज़ द पिलर, राइट। तो इसमें ऊपर में अब क्या किया गया है कि कैमरा लगा दिया गया, नीचे में स्क्रीन लगा दिए गए हैं अलग अलग डायमेंशन से, है ना। उस पीरियड में ये बहुत हाइट का बिल्डिंग माना जाएगा या मीनार माना जाएगा, वॉटेवर। लेकिन अब तो इससे ऊंची ऊंची मीनारें बन गई हैं, बुर्ज खलीफा है, क्या है क्या है, राइट। तो अब इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रह जाता है, लोग इसको देखने के लिए उतना एक्साइटेड नहीं रहते। लेकिन आर्कियोलॉजिकल विटनेस है, राइट, आर्किटेक्चरल विटनेस है, आर्कियोलॉजिकल विटनेस है, तो इस कारण से इसे लोग अभी भी टूरिस्ट जाते हैं। और मैंने बताया कि मेहरौली में जो कुतुब मीनार कैंपस है उसमें मल्टीपल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुतुबुल इस्लाम मॉस्क हो गया, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा हो गया। तो अलाई दरवाज़ा जो है वो भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, वो किसी चीज़ का दरवाज़ा नहीं है। या फिर कुतुब मीनार हो गया, या फिर इल्तुतमिश का जो अपना टॉम है ना, जो भी वो है वो बना हुआ है कॉर्नर में छोटा सा ही सही। या फिर गुप्ता पीरियड का जो आयरन पिलर था वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी भी वहाँ पे लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। दैट इज नेक्स्ट इज सुल्तान गढ़ी। व्हाट इज द सुल्तान गढ़ी? सुल्तान गढ़ी जो है एक इंडिपेंडेंट टॉम है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया था, है ना। कि इसके बेटे की डेथ हुई थी, तो बेटे की डेथ के बाद यहाँ पे अब उसको मकबरा के रूप में इसको बना दिया गया था। और बाद में जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो उसको भी यहीं पे दफना दिया गया। ये भी जो है मैंने अभी बताया आपको कुतुब मीनार कैंपस में ही है, दैट इज सुल्तान गढ़ी। नेक्स्ट आता है अतरकीन, डोर ऑफ अतरकीन, दैट इज द पॉइंट, डोर ऑफ अतरकीन। तो यह है अतरकीन का दरवाज़ा, राइट। ये कहाँ पे है? नागौर में है। कहाँ है नागौर? ये राजस्थान में है। ये भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग का गेट नहीं है, नाम इसका है अतरकीन का दरवाज़ा, है ना, डोर ऑफ अतरकीन। कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, लोकेटेड इन नागौर, राजस्थान। इसके अलावा जितने भी और किंग आएंगे, चाहे इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज शाह तुगलक हो, सब अपने अपने पीरियड में एक वाटर टैंक जरूर बनाएगा। क्योंकि दिल्ली में वाटर का प्रॉब्लम तब भी रहा होगा, है ना। वाटर टैंक ऐसी चीज़ है कि उसको आप दिखा नहीं सकते, वो तो क्योंकि अब जो मॉडर्न टाइम आया है तो आप टैंक को हाइट पे रखते हो ताकि पानी सप्लाई किया जा सके। इस पीरियड में टैंक एकदम ग्राउंड पे बना होगा अच्छे से, ताकि उसमें पानी स्टोर किया जा सके। तो इल्तुतमिश ने ये वाटर टैंक भी बनवाया था, दैट इज इन बिल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट, लाल महल। लाल महल बनवाया था बलबन ने, बलबन, राइट। ये बलबन का रेसिडेंशियल प्लेस था, ये बलबन का कोर्ट इसी में था। अभी ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल मिलेगा, इस फॉर्मेट में ये है, टूट फूट गया है। लोग इसको आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, बना रहे हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अभी ये इस फॉर्मेट में है। ये जो है कोर्ट भी है, रेसिडेंशियल प्लेस भी है, किसका? पैलेस भी है, किसका? बलबन का। यहीं पे आपको मिल जाएगा बलबन का टॉम, है ना, गयासपुर में, लोकेटेड इन गयासपुर, दिल्ली, है ना। ये भी किसने बनवाया? देखो क्या है कि इस्लाम में ये है कि जो मरने के बाद हर सुल्तान या किंग मरने से पहले ही अपने लिए एक टॉम बनवाना शुरू कर देता है कि मुझे यहीं पे दफनाना, या फिर उसके कोई परिवार वाले अब बनवा देते हैं कि आप यहीं पे इनको दफनाया जाए। क्योंकि ये किंग है तो आम आदमी तो है नहीं कि इसको किसी कब्रिस्तान में आप ले जाके दफना दोगे और कोई पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे।
तो इनके लिए स्पेशल ये अपना व्यवस्था करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। तो टॉम बनवाया था किसने? बलबन ने। इल्तुतमिश ने भी बनवाया था, बलबन ने भी बनवाया था। तो दोनों को अपने हिसाब से दफना दिया गया। नेक्स्ट है किलोघरी महल, द पैलेस ऑफ किलोघरी। तो ये भी बलबन के पीरियड में ही, बलबन का जो सक्सेसर था, है ना, वो इसमें रहा करता था। बलबन ही लाल महल में रहता था। लाल महल इज द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। अगर आपको वहाँ से कॉल आ गया है या आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका क्या होगा कोई नहीं जानता है। और किलोघरी प्लेस जो मैंने आपको बताया था कि बलबन का सक्सेसर कौन? कैकुबाद। कैकुबाद ने किंग बनते ही सबसे पहले क्या किया कि जो पैलेस है, तो पैलेस में मेल का एंट्री ही अलाउ नहीं है, बंद कर दिया, सिर्फ फीमेल आ सकती है। और बहुत सारे अल्कोहलिक चीज़ों को वहाँ पे आने दिया गया। पूरा नाच गाने का व्यवस्था था, डांसर्स को बुलाया गया पूरे इंडिया से। तो ये बहुत डिफेम्ड एरिया था किलोघरी पैलेस, और बहुत सारे षड्यंत्र यहाँ पे बहुत होते थे। और जो लास्ट रूलर था बलबन फैमिली से, कैकुबाद, है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये 4 महीने का बच्चा था, तो उसको इसी पैलेस से, किलोघरी पैलेस से ही जलालुद्दीन खिलजी ने फेंक दिया था नीचे और वो मर गया था। तो ये कंस्ट्रक्शन बाय बलबन। अब है हजार सितून पैलेस, है ना। तो हजार सितून पैलेस का भी कुछ स्ट्रक्चर मिला नहीं है, सिर्फ ये वाला सेक्शन इंटरनेट पर अवेलेबल है कि दैट इज़ द हजार सितून पैलेस, राइट। ये बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के हिस्से में ये आता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के द्वारा और क्या क्या बनाया गया इसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले कि अलाउद्दीन ने एक अपना दिल्ली ही बसाया, दैट इज सीरी। अलाउद्दीन दिल्ली को कई लोगों ने बसाया है। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन ने अपना दिल्ली बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग एरिया में अपना फोर्ट बनाया, फिरोज ने अपना बनाया, फिर शाहजहां अपना बनाता है, राइट। और फिर जो अंग्रेज आते हैं वो अपना बनाते हैं। तो दिल्ली में अलग अलग एरिया को पकड़ के अलग अलग किंग्स ने अलग अलग टाइम फ्रेम में ये सिटी को बसाया है। तो मल्टीपल सिटी के मिलने से आज वाला दिल्ली बना है। तो एक वाटर टैंक हो गया जिसको ये लोग कह रहे हैं क्या? हौज अलाही। हौज अलाही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसे बनाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो बनाएगा उसी के नाम से रखा जाएगा इसका नाम, है ना। तो हौज अलाही। और इसने क्या बनवाया? अलाई दरवाज़ा। व्हाट इज अलाई दरवाज़ा? ये भी कुतुब मीनार कैंपस में आपको मिल जाएगा, एक कॉर्नर में बना हुआ है। बिल्कुल यही बिल्डिंग है, ना इससे ज़्यादा कुछ है ना इससे कम, बस ये पूरा का पूरा बिल्डिंग यही है। दैट इज अलाई दरवाज़ा। ये कोई दरवाज़ा नहीं है, कुतुब मीनार कैंपस में जाने का गेट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, उसी कैंपस में बना हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि अंदर में एक गुंबद ऐसे होगा और एक बाहर से गुंबद ऐसे बना हुआ है, और कई तरह के स्ट्रक्चर इसमें बनाए गए हैं। बस दैट इज कॉल्ड अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा बिल्ड किया किसने? कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। मार्बल यूज्ड मिनिमली ऑन इंडियाज अर्लीस्ट मार्बल कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हो छोटा छोटा मार्बल्स यहाँ पे यूज किया गया है, या अंदर में भी सेक्शन में थोड़ा थोड़ा मार्बल। और रेड सैंडस्टोन तो कंपलसरी है, क्योंकि अरावली हिल से ही जो अरावली का जो एरिया है उसी से स्टोन आएगा, राइट। और वो रेड स्टोन ही होगा, क्योंकि अरावली में रेड स्टोन पाया जाता है। तो ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है अरावली से जो स्टोन आएगा उसी पे डिपेंडेंट होगा। और इसमें बेसिक में शुरुआत में बहुत छोटे से लेवल पर वाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। और जहाँ जहाँ वाइट मार्बल्स का यूज होगा, चूँकि शाहजहाँ के पीरियड आते आते तो शाहजहाँ ने पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वाइट मार्बल से बना दी, दैट इज़ ताजमहल। तो इससे पहले कहाँ कहाँ वाइट मार्बल यूज किया गया था, तो जब जब मिलेगा तो उसको लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ यूज किया गया है। नेक्स्ट, तुगलक डायनेस्टी में क्या क्या कंस्ट्रक्शंस हुए इसके बारे में समझते हैं। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहला नाम आता है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। 3 किंग, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, राइट। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक अपना अलग दिल्ली ही बसा दिया। अभी मैंने बताया था कि एक दिल्ली बसाया तोमर डायनेस्टी ने, राइट। दैट इज मेहरौली का एरिया, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश उसमें तरह तरह का स्ट्रक्चर करते हैं। सेकेंड दिल्ली एस्टेब्लिश करता है अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज सीरी, राइट। और थर्ड दिल्ली एस्टेब्लिश करता है गयासुद्दीन तुगलक, दैट इज कॉल्ड क्या? तुगलकाबाद। अभी भी ये दिल्ली में एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे है, आप जाके देख सकते हो कि तुगलकाबाद वहाँ पे स्टैंड कर रहा है दिल्ली में, राइट। तो दैट इज तुगलकाबाद। उसके बाद फिर एक ये हो गया थर्ड दिल्ली। अब आएगा फोर्थ दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फोर्थ दिल्ली बसाया, दैट इज आदिलाबाद इसका नाम रखा, दैट इज 12 खंभा रोड। कनॉट प्लेस के सराउंडिंग का जो एरिया है वो कहलाता है 12 खंभा रोड। तो कनॉट प्लेस ये सब तो आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे या रील्स में कहीं ना कहीं दिल्ली को देखते हैं। सबसे ज़्यादा चूंकि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट दिल्ली में ही हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग किसी और को पढ़ें, है ना, इस कारण से हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो फोर्थ दिल्ली बसाया गया आदिलाबाद 12 खंभा रोड। फिफ्थ दिल्ली बसाया गया किसके द्वारा, एस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दैट नेम वाज कोटला फिरोज शाह। फिफ्थ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, नेम वाज कोटला फिरोज शाह। इसके अलावा क्या है कि फिरोज शाह तुगलक को आर्किटेक्चरल चीज़ों के बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे सिटी बसाए हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हरियाणा के 2 सिटी हिसार और फिरोजाबाद ये अभी भी हैं। अब तो दोनों का दोनों डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, बहुत आबादी बस गई है। इसके अलावा यूपी में फतेहाबाद और जौनपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आज, फतेहाबाद भी अलग है, जौनपुर भी अलग है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आज के डेट में। तो इनिशियली ये एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, तो फिरोज शाह तुगलक बिल्ड करता है मदरसा ए फिरोज शाही, है ना। नाम से ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मदरसा ए फिरोज शाही में क्या हो रहा होगा। तो एक हायर एजुकेशन का, इस्लामिक एजुकेशन लेने के लिए इसने एक मदरसा बनाया, है ना। वो भी दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, अभी भी आपको मिल जाएगा, घूमने जाओगे, बिल्कुल देखने लायक तो कुछ है नहीं वैसा, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मदरसा है फिरोज खाई। फिर एक बसाया, एक चीज़ बनाया उसने जो अभी बहुत फेमस है दिल्ली में, दैट इज हौज खास। अभी मैंने आपको बताया था कि हौज अलाही बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बनाया एक वाटर टैंक, दैट नेम वाज हौज खास, राइट। तो हौज खास अब लैंडमार्क हो चुका है दिल्ली में, और जो साउथ दिल्ली है पूरा का पूरा इसी के सराउंडिंग बसा हुआ है। आईआईटी हो गया या एम्स हो गया, सब का सब जो है हौज खास के पास ही बसा हुआ, एस्टेब्लिश्ड किया हुआ एरिया है, राइट। और ये अभी काफ़ी हाई फाई सोसाइटी के लिए फेमस है, इसी के आसपास साकेत वगैरह का एरिया आता है। तो जो बहुत हाई रैंक के जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या था, एक वाटर टैंक था। वाटर टैंक बनाया, बाद में ये लैंडमार्क बन गया और आज इतना फेमस हो गया है। एक और इसने फिरोज शाह तुगलक ने एक और चीज़ बस बनाया, दैट बिल्ड किया, दैट इज खिड़की मॉस्क, है ना। ये खिड़की मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। इसको भी बनाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, राइट। तो ये टोटल आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है जो इंडिया में, हाँ, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में हुआ। इसके अलावा लोधी डायनेस्टी जब आएगी तो लोधी डायनेस्टी आगरा में अपना छोटा मोटा एरिया कंक्योर करेगी, उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, है ना। दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे, जो सुल्तान थे, थ्रू इल्तुतमिश टू तुगलक डायनेस्टी, है ना, यानी कि स्लेव डायनेस्टी से लेके तुगलक डायनेस्टी के बीच में कुल इतना ही कंस्ट्रक्शन हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छूट गया हो या कुछ रह गया हो या जो मैंने आपको ना बताया हो, ऐसा कुछ भी अब नहीं है, सब का सब मैंने आपको बता दिया। इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मिसिंग है कि अरे ये हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टॉम हैं, है ना, जो आपको मैंने अभी लिस्ट ये इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे टॉम हैं जो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, है ना। तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं है और कोई खास वो स्ट्रक्चरल वो नहीं है, जिसमें इल्तुतमिश वाला तो आपको बता दिया, बलबन वाला बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी वाला बता दिया, मोहम्मद बिन तुगलक मरा साउथ में डेक्कन के एरिया में, वहीं पे उसको दफना के ख़त्म कर दिया गया था, राइट। ये सॉरी, हाँ, वो तो औरंगजेब मरा था, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे ये है क्या कि टोटल 32 रूलर्स हुए दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में 32 किंग्स होते हैं, जिसमें मात्र 13 किंग, ओनली 13 किंग ऐसे हैं जिसकी नेचुरल डेथ होती है। रेस्ट जितने भी हैं किसी न किसी कंस्पिरेसी में या वार में मारे जाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको सुनाया ही था, जैसे कि इल्तुतमिश है, इसकी नेचुरल डेथ होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो खेल रहा था वो पोलो, और वो वहाँ से घोड़े से गिरने, हॉर्स से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये आप इसको नेचुरल डेथ तो आप नहीं कहोगे। या फिर रजिया, तो रजिया को मार दिया किसने, रॉबर्ट्स ने, डकैतों ने। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी, उसको अलाउद्दीन ने मरवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी की नेचुरल डेथ हुई थी, वो बीमार था और मर गया। और रेस्ट जो इसके और भी रूलर थे खिलजी में 2-3, है ना, मुबारक शाह खिलजी और
जो भी था, तो उसको मरवा दिया गया, मार दिया गया, राइट। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी में, गयासुद्दीन तुगलक एक्सीडेंट में मारे गए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पंडाल लगाया था, वो गिर गया तो गयासुद्दीन मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक की नेचुरल डेथ हुई है, तो इल्तुतमिश की नेचुरल डेथ हुई है, और फिर उसके बाद नेचुरल डेथ हुई अलाउद्दीन खिलजी की, और फिर नेचुरल डेथ होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, राइट। फिर फिरोज शाह आते हैं, फिर फिरोज शाह की नेचुरल डेथ होती है। फिर फिरोज शाह के बाद के जितने भी जो लेटर तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स हैं, उनमें षड्यंत्र में सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत कम ये लिस्ट ऐसा है कि 32 में मात्र 13 ऐसे रूलर्स हैं जिनकी नेचुरल डेथ होती है, रिमेनिंग को कॉन्स्पिरेसी में मार दिया गया। अब है कि कौन कौन से रूलर को कहाँ कहाँ दफनाया गया है, टॉम बने या ना बने, ये कम से कम ये जान लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐबक लाहौर में, क्यों लाहौर में? चूँकि पाकिस्तान और कुछ इंडिया का एरिया ही उसके पास था, उसने अपना हेडक्वार्टर ही लाहौर रखा था, तो लाहौर में। इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया ही, सुल्तानगढ़ी कुतुब मीनार कैंपस में। रुकनुद्दीन फिरोज बहराम शाह रजिया नासरुद्दीन, ये देख लो, ये इल्तुतमिश फैमिली में पूरा का पूरा फैमिली है इसका। रुकनुद्दीन फिरोज बेटा है, बहराम शाह बेटा है ना, रजिया जो है वो उसकी बेटी है, नासरुद्दीन भी उसका बेटा है। ये सब के सब मरे, सबको दिल्ली में ही दफना दिया गया। बलवन दिल्ली में, गयासपुर में। जलालुद्दीन खिलजी को यूपी में दफनाया गया, दैट इज करामानिकपुर में, इसलिए इसका टॉम वहीं पे मिलेगा आपको। हाँ, वो जो अलाउद्दीन ने उसका डेथ मरवाया था, है ना, बाद में इसका टॉम वॉम बनने दिया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है बीमारी से दिल्ली में। और गयासुद्दीन तुगलकाबाद बसाया ही है, तो वहीं पे वो एस्टेब्लिश करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक की भी डेथ होती है दिल्ली में। साउथ वाला जो डेथ था वो औरंगजेब का था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो ये पूरी एक लिस्ट है। एक बार इसमें एग्जाम में पूछ दिया था यूपीएससी में कि ऐबक जो है, ऐबक का टॉम कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है ना। तो इसलिए कभी कभी ये डर लगा रहता है कि कोई एक डाटा मिसिंग ना हो जाए, तो आपसे एक क्वेश्चन बनने से रह जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर था आपका दिल्ली सल्तनत का। अब है स्लेव डायनेस्टी आती है, गौरी आता है, इलाका को कंक्योर करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंडओवर करता है, ऐबक की फैमिली, फिर उसके बाद इल्तुतमिश कंट्रोल करता है, इल्तुतमिश टेरिटरी गेन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करता है, राइट। कुछ समय तक उसके फैमिली के पास मैटर रहता है, फिर बलवन आ जाता है, बलवन टेरिटरी और गेन करता है, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, तो अलाउद्दीन और टेरिटरी गेन करता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी वो आता है, वो और टेरिटरी गेन करता है, राइट। लेकिन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली में इंटरनल जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था, जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और साउथ में अगर आप जाओगे तो तमिलनाडु को टच करता हुआ एरिया था। इस इतने बड़े एरिया में प्रॉब्लम क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल था अगर किंग अच्छा ना हो तो, है ना। किंग में एलिजिबिलिटी नहीं हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया कि किंग जैसे ही एफिशिएंसी उसकी कम हुई, एलिजिबिलिटी कम हुई, तो ये जो अलग अलग एरिया हैं ये अलग होना शुरू हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि जब मुगल्स आते हैं, बाबर एंड हुमायूं, तो बाबर के पास तो उतना टाइम ही नहीं था कि वो कुछ डेवलपमेंट कर पाता। हुमायूं बहुत कुछ कर नहीं पाया, वो अपना किंगशिप बचाने में ही उसकी पूरी लाइफ चली गई। अकबर ने ढेर सारा टेरिटरी गेन किया, तो ये जितने भी एरिया निकल गए हैं अब, है ना, दिल्ली सल्तनत से, ये सब वापस से एक किंग के अंदर में आएंगे। कब? जब अकबर आ जाएगा, राइट। तब तक ये अलग अलग इंडिपेंडेंट एरिया में अलग अलग डायनेस्टी का रूल होगा और वो अपना अपना जोग्राफिकल एरिया कंट्रोल करेंगे। अकबर आएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरे इंडिया को फिर से अपने अंदर ले आएगा, अलग अलग टेक्निक से, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार, चूंकि अकबर ने एक राजपूत पॉलिसी दी थी कि हम आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, सिर्फ आप हमको अपना किंग मान लो, राइट, बाद बाकी आप अपने हिसाब से चलना। तो वो तो हम लोग मुगल में पढ़ेंगे। तो पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बैकग्राउंड बनेगा जब आप मुगल पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी कि ये कब अलग हुआ और फिर अकबर ने इसे कंक्योर किया तो क्यों किया और कैसे किया, राइट। तो 14 से 16 सेंचुरी में जो रीजनल हिस्ट्री था अलग अलग एरिया में, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें ये कहानी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एरिया को हम लोग देखते हुए चलेंगे। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट। अभी भी मैंने बताया कि आपको जौनपुर एस्टेब्लिश्ड किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो जैसे ही तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर होगी, इसी का अपना जो आर्मी कमांडर है या
जो इसका जो हाई ग्रेड ऑफिसर है वो इसको टेक ओवर कर लेगा और अपना टेरिटरी कह देगा कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ पे अब रूल करूँगा। तो दैट इज सरकी डायनेस्टी, है ना, एस्टेब्लिश किया गया 1399 में। मलिक सरवर इसका नाम है इस बंदे का। ये दिल्ली सल्तनत में ही मिलिट्री कमांडर होगा, आर्मी ऑफिसर होगा, सूबेदार होगा, प्रोविंस का गवर्नर होगा। जब इसे लगा कि मैं इसको टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कर लेता हूँ और ये रही उसकी टेरिटरी, राइट। ये मिड इंडिया में आप ये मैक्सिमम करके दिखाया गया है। आप ये देखोगे तो ये यूपी और बिहार के बीच का एरिया है, राइट। ईस्टर्न यूपी का एरिया है। तो मलिक सरवर ने एक सरकी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी 1399 में और 1488 तक ये रहता है, राइट। फिर इसको लोधी वोधी जब आएंगे तो इसको टेक ओवर कर लेंगे, इस एरिया को कंट्रोल कर लेंगे। कि कहाँ क्या हुआ कि तैमूर लंग का अटैक हुआ। तैमूर लंग के अटैक के समय मैंने बताया था कि इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स कर चुकी थी। तैमूर लंग के अटैक के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि सब जो छोटे छोटे जो इस तरह की अपना डिजायर रखे हुए थे कि टाइम आएगा तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको ये मौका मिल गया और वो जो है वो सेपरेट होने लगे। तो तैमूर लंग के अटैक के बाद ये रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें दो मेन रूलर आते हैं, एक है मलिक सरवर और दूसरा है इब्राहिम शाह सरकी, राइट। ये जो छोटे छोटे किंगशिप है ना, या ये छोटी छोटी जो डायनेस्टी है, इनके पास कुछ करने और कहने को है नहीं, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वही सिस्टम लेके ये कंटिन्यू करेंगे, करेंसी अपनी चलाएंगे और जो दिल्ली सल्तनत की करेंसी चल रही है उसको भी चलने देंगे। ऐसा नहीं है कि बैन कर देंगे कि नहीं नहीं वो वाली इल्तुतमिश वाली करेंसी या खिलजी वाली करेंसी मैं यहाँ नहीं लूँगा, ये चलता रहेगा मार्केट में। बस खाली क्या होगा पॉलिटिकली ये जो पूरा एरिया है ये टेक ओवर कर लेंगे, राइट। दैट इज द पॉइंट। दो किंग हुए, मलिक सरवर और इब्राहिम शाह सरकी। अलग अलग स्टेट पीसीएस का जब रीजनल हिस्ट्री पढ़ना होता है, जैसे अगर आप यूपी पीसीएस दोगे तब इसको डिटेल करना होता है, नहीं तो नहीं। द नेक्स्ट मालवा स्टेट। मालवा किसे कहते हैं, है ना, तो ये है आपका मालवा स्टेट। ये मिडिल इंडिया में है, मध्य प्रदेश का जो साउथ वाला सेक्शन है और महाराष्ट्र को टच करता हुआ जो एरिया है दैट इज कॉल्ड मालवा। ये अभी भी मालवा का एरिया कहा जाता है ना। साउथ और वेस्ट का जो एमपी है, वेस्ट मतलब गुजरात और महाराष्ट्र से लगा हुआ। तो इसमें एक डायनेस्टी आ गई, दो डायनेस्टी है, हुसंग शाही डायनेस्टी और मालवा का खिलजी डायनेस्टी, राइट। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर रखा कहाँ, मांडू, है ना, और ये कहाँ पे है, दैट इज इन होशंगाबाद। 1406 से लेके 1561 तक ये रहेंगे। 1561 बोले तो ये मामला आ गया अकबर के टाइम में, फिर अकबर इसको आके कंक्योर करेगा और अपने टेरिटरी में इसे लेगा। तो दो डायनेस्टी रूल करेगी, हुसंग शाही डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, मालवा का खिलजी, ये वाला खिलजी नहीं। अब कौन एस्टेब्लिश किया, तो इसको किया हुसंग शाह ने एस्टेब्लिश किया था। और खिलजी डायनेस्टी को कौन एस्टेब्लिश करता है, तो मोहम्मद महमूद खिलजी, है ना। दो ही रूलर इंपॉर्टेंट है, हुसंग शाह और महमूद खिलजी, एंड द लास्ट रूलर रूल बाज बहादुर, है ना। बाज बहादुर अकबर के टाइम का बंदा है, म्यूजिशियन है ना। इसने भी कई सारे जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है उसको बनाया है, बहुत फेमस था और म्यूजिक का बहुत अच्छा जानकार था। तो इसी एरिया से कहा जाता है कि अकबर को तानसेन मिले थे, राइट। तो दैट इज़ द बाज बहादुर। तो ये हो गया मालवा का एरिया। 1406 से लेके 1561 तक दो डायनेस्टी, हुसंग शाही डायनेस्टी और मालवा का खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे आता है और ये रूल करता है। तो हुसंग शाह और महमूद खिलजी दो इम्पोर्टेंट रूलर हो जाते हैं और लास्ट रूलर इस एरिया का है बाज बहादुर। अब आते हैं वापस से गुजरात, राइट। तो गुजरात का जो बेसिक पहले एरिया है वो ये वाला था, और किसी कोई एक्स्ट्रा किंग जब आया तो उसने इनडायरेक्टली टेरिटरी को गेन किया। तो बेसिक टेरिटरी यही रहा, राइट। बाद बाकी सब आता जाता रहा। तो मेजोरिटी में आप गुजरात, सिर्फ गुजरात ओरिएंटेड मामला ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है मुजफ्फर शाही डायनेस्टी, है ना। कब आएगी, 1411 में। इसी ने क्या बनाया, अहमदाबाद को
वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी अहमदाबाद को अब शामिल कर लिया गया है ना। तो 1401 से 1572 तक ये डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती है, मुजफ्फर शाही डायनेस्टी, है ना, जिसने अहमदाबाद को इसी के समय में बनाया गया था, बसाया गया था। 1411 में इसको अहमदाबाद को अपना कैपिटल बना दिया। दिस डायनेस्टी वाज फाउंड बाय जफर खान। जफर खान इसके फाउंडर का नाम है ना। द मेन रूलर ऑफ डायनेस्टी ऑफ अहमद शाह, अहमद शाह के नाम पे ही अहमदाबाद बसाया गया, है ना, एस्टेब्लिश किया गया एक सिटी को। तो पूरा का पूरा अहमदाबाद सिटी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं शामिल है। जो कोर अहमदाबाद है ना, जो एकदम इस पीरियड का बना हुआ था, तो उसको शामिल किया गया। रेस्ट तो अब कंक्रीट का जंगल हो गया। हर सिटी में आप जाओगे तो सिर्फ कंक्रीट का जंगल मिलता है। उस सिटी का जो अपना, जैसे कि जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, तब पूरा जयपुर जाओगे तो पिंक सिटी कुछ नहीं, उस कोर एरिया है 1-2 किलोमीटर का जो उस समय बना था, दैट इज़ पिंक सिटी। जोधपुर में जाओगे तो पूरे वॉल्स जो हैं वो ब्लू होते हैं, तो उसको ब्लू सिटी कहते हैं। इसके भी यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने ये कोशिश किया कि किसी को ग्रीन सिटी बना दें, किसी को येलो सिटी बना लें, है ना, तो ये चलता रहा। तो ये कोर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो अहमद शाह, महमूद बेगरा और बहादुर शाह। महमूद बेगरा इज़ द मेन फेमस रूलर, है ना। आप महमूद बेगरा के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। महमूद बेगरा के बारे में कहा जाता है कि ये सो के जब जगता था तो इसको सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, या तो खाना या पुर्तगाली। ये पुर्तगालियों का कट्टर दुश्मन था। क्योंकि गुजरात का एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो ट्रेड से इस डायनेस्टी का पूरा लेना देना होगा। तो अरब ट्रेड कर रहे थे, गुजरात से सामान ले जा रहे थे। जब यूरोपीय आए तो पुर्तगालियों ने पूरा वाटर अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अरब्स को डिस्टर्ब करने लगे ट्रेड में, और इससे इसका ट्रेड इफेक्टेड होने लगा। तो इसने पुर्तगालियों को दौरा दौरा के मारा है, राइट। और ये बिल्कुल भीमकाय पर्सनालिटी का बंदा था। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि भाई ये 5 केजी घी एक बार में पी जाने वाला लोग है, राइट। और बहुत ताकतवर, बलशाली जो भी हो, दैट इज़ महमूद बेगरा। बहुत चर्चे हैं इसके हिस्ट्री में महमूद बेगरा के। और लास्ट रूलर इसका हो जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह रूल करेगा कब? हुमायूं के टाइम में, राइट। हुमायूं जब यहाँ पे अटैक करेगा तो बहादुर शाह भी बहुत ताकतवर रूलर है। बहादुर शाह ने ही अटैक किया था, कहाँ? यहाँ पे चित्तौड़ के एरिया में। जो रानी वो थी, आई थिंक रानी कर्णवती थी, ये हम लोग पढ़ेंगे मुगल में, जो रक्षाबंधन वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, उस हिसाब से कि कर्णवती ने हुमायूं को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प मी भैया। हुमायूं आ गया और बहादुर शाह को पीछे हटना पड़ा चूँकि मुग़ल फौज आ चुकी थी। तो मल्टीपल, वो तो मुगलों में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द बहादुर शाह। इसकी डेथ हो गई थी, महमूद बेगरा नेचुरल डेथ मरा था, इसकी डेथ हो गई थी उसमें शिप से गिरने से। 1572 में अकबर एनेक्ट द मुगल एम्पायर, है ना। तो अकबर ने इसको कंक्योर किया था, उससे पहले तक ये इंडिपेंडेंट चलता रहा था। दैट इज द मुजफ्फर शाही डायनेस्टी 1401 से 1572। नेक्स्ट, मेवाड़ डायनेस्टी। मेवाड़ डायनेस्टी इज मोस्ट यूनिक डायनेस्टी। कैसे? कि ये गुजरात के रास्ते में है। दिल्ली से आप जब आओगे तो ये गुजरात जाने के रास्ते में है। इस तरह से घूम के आप जोधपुर से गुजरात नहीं जा सकते, क्योंकि ये यहाँ से डेजर्ट वाला एरिया शुरू हो जाता है इस सेक्शन में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है गुजरात जाने का, इस रास्ते से। अभी भी यही रास्ता यूज किया जाता है। तो जिसका भी कंट्रोल गुजरात पे होगा उसको ये हिस्सा चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन भी अटैक करेगा मेवाड़ पे, अकबर भी अटैक करेगा मेवाड़ पे, है ना। तो दैट इज़ द मेवाड़, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? तो द वर्ल्ड फेमस सिसोदिया डायनेस्टी, वर्ल्ड फेमस। इसी में सारे लोग आएंगे, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, सारे बड़े बड़े नाम जो हैं, है ना। तो सिसोदिया डायनेस्टी 1366 से 1615 तक, है ना। जहांगीर का पीरियड आ चुका है। 1606 में अकबर की डेथ हो जाती है, राइट। तो जहांगीर के समय में जो जहांगीर का बेटा है शाहजहां, जिसको नाम खुर्रम था, उसने मेवाड़ को एग्रीमेंट के लिए मना लिया था, कंट्रोल कर लिया था। वो ज़्यादा दिन ये रहा नहीं। जैसे ही शाहजहां का डाउनफॉल, औरंगजेब का डाउनफॉल शुरू होता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर ये लोग निकल जाते हैं, राइट। तो 1368 से लेके 1650 तक यहाँ पे सिसोदिया डायनेस्टी रूल करती रही, है ना। तो राणा कुंभा,
राणा सांगा बोर वे द मोस्ट फेमस रूलर देयर टाइम्स, है ना। राणा सांगा, बाबर के साथ राणा सांगा और बाबर का खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में, है ना। 1526 में पानीपत, है ना, और 1527 में खनवा का बैटल हुआ था, किससे, राणा सांगा के बारे में। और राणा सांगा खनवा का बैटल छोड़ दो तो उससे पहले का रेस्ट जितना भी बैटल है वो कोई सा बैटल अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं हारा है, राइट, दैट इज राणा सांगा। और आगे आप देखोगे कि महाराणा प्रताप, है ना, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सुन रखा होगा कि अकबर से लड़ते रहे, टेरिटरी छोटी होती चली गई। महाराणा प्रताप के समय में क्या हुआ कि ये वाला अकबर एनेक्स कर लेता है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर एनेक्स कर लेता है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर एनेक्स कर लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप सरेंडर नहीं करते हैं और किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेवाड़ पूरा का पूरा मुगलों के पास चला गया था, इसीलिए मामला पहुंच गया कहाँ, 1615 तक चला जाता है, राइट। तो मेवाड़ एक्सेप्टेड द ऑफ द मुगल 1615 में मैंने आपको बता ही दिया कैसे हुआ था। जहांगीर के टाइम में शाहजहां की दो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, रोल है। जहांगीर के पीरियड में एक मेवाड़ जो अकबर नहीं कर पाया वो खुर्रम ने कर दिया था जहांगीर के पीरियड में, और एक दक्कन इंडिया में, है ना, मलिक अंबर का जो एरिया था उसको वो कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि 14 सेंचुरी एडी से 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल बिहार भी इंडिपेंडेंट, बंगाल बिहार मल्टीपल टाइम में, या उड़ीसा का एरिया जो निकलता रहेगा, ऐड होता रहेगा। तो जैसे ही रूलर कमज़ोर हो गए ना तो ये दूर दूर का एरिया है तो ये तुरंत भाग जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे हुआ। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि लोकल रूलर का इवॉल्व होता है कि लोकल रूलर निकल, नहीं, वो उसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बंदा होगा, जो प्रोविंस चला रहा होगा, वो खुद ही अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर देता है कि मैं अब नहीं रह रहा आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे है कि कई सारी डायनेस्टी आई, इलियास शाही डायनेस्टी, बरबक शाही डायनेस्टी और हुसैन शाही डायनेस्टी, राइट। ये पूरे पीरियड में लास्ट में इसको फाइनली 1576 में बंगाल बिहार को मुगल एम्पायर में, 1576 बोले तो 1556 से 1606 ये अकबर का पीरियड है ना। तो उस पीरियड में ही ये कन्क्योर किया गया। तो अकबर के टाइम में पूरे भारत में ये अकबर ने एक मिशन चलाया और सबको एरिया को कंट्रोल कर लिया। तो ये 3 डायनेस्टी आती है, 3 डायनेस्टी में तीनों के जो मेन रूलर होंगे, इलियास शाह, सिकंदर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह और नुसरत शाह, ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कुछ भी खास इंपॉर्टेंट किए नहीं, कोई आर्किटेक्चरल कुछ ऐसा रेवोल्यूशन नहीं लाए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रिफॉर्म नहीं था, तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिनके बारे में डिटेल में जाना जाए कि भाई इस बंदे ने ये किया था। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर का दिल्ली सल्तनत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चूंकि पूरा इंडिया जब पढ़ ही रहे हैं कि अलग अलग टेरिटरी कैसा था, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। कश्मीर को अकबर टेक ओवर करता है, अकबर से पहले कोई नहीं। कश्मीर इंडिपेंडेंटली अपना चलते रहता है, क्योंकि जोग्राफिकली काफ़ी चैलेंजिंग जगह है और इसका कोई वो नहीं है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य चीज़ों से कोई वैल्यू, मतलब उस तरह से रिसोर्स नहीं था। मेडावल की अगर बात करूँ तो कश्मीर में किसी को कोई खास दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं था, है ना। पहाड़ी एरिया में जो रूलर्स थे वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो कह रहा है कि कश्मीर जो है नेवर पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको बता दिया कभी नहीं था। इन्वेडेड 1301 में यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स का आना शुरू हो गया। ये जो भी यहाँ पे अटैकर्स आए या जो भी मुस्लिम रूलर्स आए वो इंडिपेंडेंटली कश्मीर तक ही रह गए, राइट। तो ये अगर आपका मुस्लिम रूल शुरू भी होता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर से आगे बढ़ गए। तो कश्मीर का एरिया और कुछ एरिया हिमाचल का लेके ये अपना टेरिटरी बना के रहते रहे, है ना, 14 से 16 सेंचुरी तक। फिर अकबर आएगा तो इसको टेरिटरी गेन करेगा। 1586 में अकबर एनेक्स कर लेगा कश्मीर को। अकबर कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब ले लेगा। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कश्मीर वाज जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने ढेर सारे रिफॉर्म किए, पब्लिक वेलफेयर में काम किया। तो ये मोनार्कियल सिचुएशन है। तो मोनार्कियल सिचुएशन में अगर कोई बंदा, कोई किंग पब्लिक वेलफेयर में काम करता है तो उस कंडीशन में उसको बहुत मेमोराइज रख कर किया जाता है कि जैसे आप अकबर का नाम इतना क्यों सुन रहे हो या औरंगजेब को इतनी गालियाँ क्यों पड़ती है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर में नहीं किया, है ना, जो भी उसके लॉजिक रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जो रूलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहिए, एकदम मॉडर्न टाइम में ये आया है। उस समय जो मोनार्कियल है उसको तो रेवेन्यू लेना है और अपना किंगशिप चलाना है,
टेरिटरी गेन करना है, वो क्यों पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेगा? दैट इज द हिस्ट्री। ये कश्मीर है ना, राज तरंगनी एक बुक है कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में, उसमें पूरे डिटेल में दिया हुआ है कि एंशिएंट से लेके अभी तक कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। कल्हन ने राज तरंगनी लिखी है, संस्कृत में। उड़ीसा, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का एरिया 14th सेंचुरी में हिंदू गजपति डायनेस्टी था। गजपति डायनेस्टी का टेरिटरी भी यहाँ दिया हुआ है कि जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में ये आगे बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु तक चले गए थे। दैट इज गजपति डायनेस्टी। उस पीरियड में यहाँ पे जौनपुर में अलग किंग है, आपने देखा कि बिहार बंगाल में अलग किंग है, यहाँ पे दक्कन इंडिया में बहमनी डायनेस्टी है, और कर्नाटका और तमिलनाडु के को मिला के जो एरिया उसमें जो है विजयनगर डायनेस्टी है, विजयनगर एम्पायर है। तो यहाँ पे कोस्टल एरिया में गजपति डायनेस्टी आई है, जो इसको एस्टेब्लिश किया किसने? कपिलेंद्र ने, राइट। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी इज प्रताप रुद्र गजपति। सबसे फेमस बंदा है प्रताप रुद्र गजपति। दीज आर फ्रॉम द 16th सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति सूफी मूवमेंट के लिए कि चैतन्य महाप्रभु इसी पीरियड में और इसी एरिया में पैदा हुए और उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। 1592 में अकबर इसको एनेक्स कर लेगा और अपने एम्पायर में इसे मिला लेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंट गोंडवाना स्टेट, छत्तीसगढ़। गोंडवाना का एरिया छत्तीसगढ़ कहलाता है। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में ही पहले शामिल था उसमें। यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी का एक ब्रांच है जो रूल कर रहा है 14 से 16 सेंचुरी में, है ना। डायनेस्टी वीर नारायण और रानी दुर्गावती। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? वीर नारायण और रानी दुर्गावती। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अकबर जब इसको एनेक्स करने के लिए आता है तो इन दोनों ने, वीर नारायण बहुत छोटा बच्चा था तो एक्चुअली में रानी दुर्गावती थी जो कंट्रोल कर रही थी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो रानी दुर्गावती ने काफ़ी अकबर को चैलेंजेस दिए और कहते हैं कि अकबर यहाँ पे काफ़ी हत्या करने के बाद जेनोसाइड कहा जाता है कि अकबर के पूरे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दाग जो है वो गोंडवाना का एरिया है। यहाँ पे अकबर को बहुत उल्टा पुल्टा काम करना पड़ा था। 1564 में अकबर कंक्योर करता है इस एरिया को। वीर नारायण दुर्गावती दोनों मारी जाती है, राइट। मतलब अरेस्ट नहीं होती है, मारी जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कितना शानदार रिवोल्ट रहा होगा जिसको ही किया गया। नेक्स्ट है दक्कन स्टेट। दक्कन में और साउथ में दो एरिया है, बहमनी और विजयनगर, राइट। तो महाराष्ट्र, नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ कर्नाटका। मैप बना हुआ, आप मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 से 16 सेंचुरी में रूल करता है फाउंडर डायनेस्टी ऑफ हसन गंगू, है ना। तो हसन गंगू जो है ना यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है इन 1346 ब्रोक अवे फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड द इंडिपेंडेंट स्टेट। मैंने वही बताया था कि जो भी नया एरिया है या नया एम्पायर खड़ा होगा वो दिल्ली सल्तनत से अलग होके ही होगा। तो 1346 में ये दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर लेता है और कह देता है कि मैं इंडिपेंडेंट स्टेट हूँ। तो दो मेजर रूलर हुए, सुल्तान हुमायूं शाह और एक ये सुल्तान था। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। तो बहमानी तो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना भी है डिटेल में क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है, और विजयनगर तो पूरा पढ़ना है, राइट। अब यहाँ पे है कि बहमानी डायनेस्टी जब ख़त्म होती है, जब डिस्ट्रॉय होती है, तो अलग अलग 5 डायनेस्टी का इमर्जेंस होता है। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप बैकग्राउंड समझ सके। हिस्ट्री पढ़ने का मीनिंग यही है कि हर एरिया के बारे में आप बैकग्राउंड में जान सके कि कैसे कैसे काम हुआ। इन ऑफ द बहमानी 5 इंडिपेंडेंट डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हुआ, है ना। इमाद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी, है ना। निजाम शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी। तो आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ? ये कह रहा है कि बीजापुर में हुआ था। बरीद शाही डायनेस्टी, नॉर्थ आंध्र प्रदेश। बरीद शाही डायनेस्टी तो नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तो ये वाला सेक्शन होगा। तो 3 हो गया। और कह रहा है कुतुब शाही डायनेस्टी, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो ये वाला हो गया इससे कनेक्टेड,
और ये वाला हो गया इससे कनेक्टेड, और ये वाला हो गया इससे कनेक्टेड, राइट। ये वाला कनेक्शन है कि इमाद शाही डायनेस्टी आया वहाँ पे बरार में, निजाम शाही डायनेस्टी आ गया अहमदनगर में, आदिल शाही डायनेस्टी आ गया बीजापुर में, कर्नाटक को कंट्रोल किए हुए, और बरीद शाही डायनेस्टी आ गया नॉर्थ आंध्र प्रदेश में जो अब तेलंगाना हो चुका है, और कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है। तो ये अलग अलग डायनेस्टी इमर्ज करता है। और इधर पूरे साउथ में आप देख रहे हो तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका का बड़ा सा हिस्सा लिए हुए जो एरिया है दैट इज कॉल्ड विजयनगर, राइट। तो ये विजयनगर इमर्ज करता है। तो अच्छा, ये पांचों फिर जो है इन सबों को फिर से अटैक करेगा कौन? अकबर, और फिर पांचों को डिस्ट्रॉय करके अपने अंदर ले आएगा। नेक्स्ट है विजयनगर डायनेस्टी, है ना। तो विजयनगर एम्पायर हाईली वैल्यूएबल एम्पायर है ना। इसने पूरा का पूरा साउथ में एडमिनिस्ट्रेशन दिया, नया सेटअप दिया, आर्किटेक्चर में ढेर सारा डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में विजयनगर एम्पायर खड़ा होता है। दैट इज संगम डायनेस्टी, सालुब डायनेस्टी और तुलुब डायनेस्टी, तीन अलग अलग डायनेस्टी आती है अलग अलग पीरियड में। जब एक डायनेस्टी के रूलर कमज़ोर पड़ेंगे तो उसको रिप्लेस करके नया डायनेस्टी क्रिएट हो जाएगा। ये अच्छी बात है इस पीरियड में, है ना। ये कहीं भी अच्छी बात है कि जब रूलर कमज़ोर पड़े तो कमज़ोर को रूल करने का कोई राइट नहीं है, राइट। तो जो ताकतवर है उसको रिप्लेस कर दो, राइट। तो संगम डायनेस्टी 1336 से 1485, सुलुब डायनेस्टी 1485 से 1505 और तुलुब डायनेस्टी 1491 से 1570। फिर से मामला वहीं आके अटक गया अकबर के टाइम में। अकबर फिर उस एरिया को कंक्योर करने के लिए आगे बढ़ चलेगा और फिर छोटे छोटे टेरिटरी हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि इस पूरे डायनेस्टी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विजयनगर, दैट इज इसको कहा जाता था विजयनगरम। ये कहाँ है अभी प्रेजेंटली? हम्पी कर्नाटक में, है ना। तो ये पूरा का पूरा खंडर हो गया है, राइट। लेकिन अभी भी टूरिस्ट वगैरह इसको देखने के लिए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्किटेक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे। तो अब यहाँ पे है कि फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स नेम्ड हरिहर एंड बुक्का, राइट। ये हरिहर एंड बुक्का कौन थे? फिर से एक बार, ये वही लोग हैं जो दिल्ली सल्तनत ने इन लोगों को ये टेरिटरी कंट्रोल करने के लिए भेजा था जब मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में इस एरिया को कवर कर एनेक्स कर लिया गया था। तो जैसे ही तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर होगी ये लोग अपना इंडिपेंडेंस की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब मैं इसको कंट्रोल करूँगा। तो हरिहर और बुक्का दो ब्रदर्स हैं, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर डायनेस्टी को, विजयनगर एम्पायर को खड़ा किया और ये 1485 तक इस फैमिली के लोग रूल करते हैं। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो रिप्लेस किसके द्वारा होगा? सालुब डायनेस्टी के द्वारा। सालुब नरसिम्हा, है ना, इसके फाउंडर होंगे। और फिर तुलुब डायनेस्टी, तो वीर नरसिम्हा। तो इस दिल्ली सल्तनत के पीरियड में या मुगल के पीरियड में जब पूरा वेस्ट इंडिया इस्लामिक रूल के अंडर था, ये वाला सेक्शन जो है तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक का एरिया हिंदू रूलर के अंदर आ गया 14 से 16 सेंचुरी तक। और ये फिर मुगल आएंगे लेकिन मुगल उस तरह से एनेक्स नहीं कर पाते हैं, राइट, है ना। दैट इज कॉल्ड करद क्षेत्र, है ना, करद एरिया। व्हाट इज द करद एरिया? कि आप मेरा वो लीडरशिप मान लो, है ना, कॉइन्स आप अपना चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एनुअली सम अमाउंट मुझे भेज देना, लेकिन मैं आपको टेक ओवर नहीं करूँगा। आपके यहाँ पर जो था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन थोपूंगा नहीं, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहो। तो दैट इज़ द पॉइंट विजयनगर एम्पायर, राइट। तो विजयनगर एम्पायर को काफ़ी डिटेल से देखना है, वो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।